गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे कि अपराध के, क्राइम करने के क्या कारण होते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से व्यक्ति अपराध की दिशा में अग्रसर हो जाता है, अपराधी बन जाता है। इन अपराध की कैटेगरीज़ को, कारकों की कैटेगरीज़ को हमने कुछ हेड्स में क्लासिफाई किया है, जैसे कि मनोवैज्ञानिक कारक, जैविक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक कारक आदि। तो गौर से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है। अपराध की ही सीरीज़ जो हमने बनाई है उसमें ये थर्ड लेक्चर है, तो गौर से देखिएगा, काफ़ी आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। तो चलिए शुरू कर। इलियट और मेरिल ने कहा है कि अगर हमें अपराध का, क्राइम का सही से विश्लेषण करना है, एनालिसिस करना है, तो उसके लिए हम किसी एक कारक को नहीं बल्कि पूरी स्थिति से संबंधित कई कारकों के योग पर विचार करेंगे, क्योंकि इंसान के बिहेवियर को बहुत सारी बाहरी दशाएं प्रभावित करती हैं। इसलिए उन सभी दशाओं पर ध्यान देना ज़रूरी है। इसीलिए भारतीय समाज के संदर्भ में हमें कई सारे कारकों का उल्लेख करना ज़रूरी है जो अपराध के कारण बनते हैं। इन कारणों को हमने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करा है। पहली कैटेगरी है व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक कारक, यानी इंडिविजुअल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। अब इस कैटेगरी में पहला कारण है आयु, एज। देखिए, साधारण अपराधों पर क्रिमिनल की जो एज है उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। ऐसा देखा गया है कि बाल अवस्था में अपराध सबसे कम होते हैं। किशोर अवस्था में, मतलब जब बच्चा टीनेजर होता है, तो बाल अवस्था के कंपैरिजन में ज़्यादा है, और युवा अवस्था में सबसे अधिक अपराध होते हैं। इसके बाद आती है वृद्ध अवस्था, जिसमें अपराध की संख्या कम हो जाती है, और वृद्धियों में जो अपराध होते भी हैं उनमें ज़्यादातर संख्या जो है वो यौन संबंधी अपराध होते हैं, सेक्सुअल क्राइम्स होते हैं। तो भारत में ज़्यादातर जो हत्याएं हैं वो युवक अपराधियों के द्वारा की जाती है, जबकि जालसाजी, गबन और धोखाधड़ी से रिलेटेड जो क्राइम है वो प्रौढ़ आयु में ज़्यादा होते हैं। और बलात्कार की घटनाओं में देखा गया है कि 25 से 35 साल की उम्र के व्यक्ति सबसे ज़्यादा दंडित हुए हैं। दूसरा कारण आता है लिंग, सेक्स, जेंडर। ऐसा देखा गया है कि स्त्रियों की अपेक्षा में पुरुष ज़्यादा अपराध करते हैं। इसका रीज़न ये है कि स्त्री और पुरुषों की जो फिज़िकल जो बॉडी है, जो शारीरिक रचना है, और इनमें जो है समाज में प्राप्त अधिकारों में भी इनमें भिन्नता है। हमारे समाज के जो मूल्य हैं उनके अनुसार अगर हम देखें तो लड़कियों को आज भी बहुत कम फ्रीडम मिला हुआ है। मतलब एज़ कम्पेयर टू पास्ट अब फिर भी फ्रीडम है, लेकिन फिर भी लड़कों के कंपैरिजन में लड़कियों का फ्रीडम कम है। वो स्वभाव से बहुत सरल और कोमल होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कहा जा रहा है कि फ़ीमेल क्राइम नहीं करती हैं, लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि फ़ीमेल के कंपैरिजन में मेल, पुरुष ज़्यादा क्राइम करते हैं। इसकी वजह यह है कि लड़कों पर नियंत्रण की कमी होती है और वो अपराध जल्दी सीख जाते हैं। लड़के बहुत ज़्यादा उत्तेजित होते हैं, उत्तेजना में आके भी वो अपराध कर देते हैं। इसका ये रीज़न है। थर्ड कारण है उद्वेगात्मक संघर्ष, यानी कि इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनका ये मानना है कि इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट से छुटकारा पाने के लिए भी व्यक्ति अपराध करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लें कि कोई किसी को प्यार करता है लेकिन बदले में उसको प्यार नहीं मिल रहा है, तो उसमें इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट होगा, उसके अंदर हेट्रेट की फीलिंग जन्म ले सकती है, और इस फीलिंग के चलते वो सामने वाले को नुकसान पहुंचा सकता है, यहाँ तक कि उसकी हत्या भी कर सकता है। कई हमने ऐसे देखे भी हैं क्राइम जिसमें लड़का लड़की को प्यार करता है एक तरफा, और लड़की जब उसको रिस्पॉन्ड नहीं देती है तो वो लड़की को नुकसान पहुंचाता है। कई सारे ऐसे क्राइम हमने देखे भी हैं सोसाइटी में। तो ये उद्वेगात्मक संघर्ष की कैटेगरी में आएगा। तो इसमें क्या होता है कि
गिल्ट फीलिंग बढ़ जाती है, जिससे छुटकारा पाने के लिए जो व्यक्ति है वो नए नए अपराध करता है। तो कई बार होता है कि सोशल लाइफ में भी लोग जब असफल हो जाते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा निराशा, बहुत ज़्यादा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और इसकी वजह से भी इंसान कई बार अपराध का रास्ता इख्तियार कर लेता है, क्योंकि अपराध करके उसको बड़ा पावरफुल महसूस होता है। उसे लगता है कि वो उसके अंदर पावर है, वो इन्फीरियर नहीं है। तो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट भी एक बहुत बड़ा कारण है अपराध का। नेक्स्ट कारण है मद्यपान, अल्कोहलिज्म। शराब पीने से देखा गया है कि इंसान की स्मरण शक्ति, चेतना, सही और गलत में अंतर करने की प्रवृत्ति ये कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, और जिस वजह से इंसान जो है वो जंगली हो जाता है, जानवर जैसा बिहेव करने लगता है, पशु जैसा हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि इंसान में कई बार ऐसा भी होता है कि निराशा की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तो इसमें क्या होता है कि इंसान दूसरे को आघात पहुंचाता है, दूसरे की हत्या तक कर सकता है, और यहाँ तक कि खुद भी आत्महत्या कर सकता है। तो मद्यपान भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से इंसान जो है वो अपराध करता है। तो जो पहली कैटेगरी हमारी थी इंडिविजुअल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, उसमें ये सारे कारण आते हैं। अब दूसरी कैटेगरी की तरफ चलते हैं जो कि है आर्थिक कारक, यानी कि इकोनॉमिक फैक्टर्स। इसमें पहला कारण है औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखिए, औद्योगिकरण पारिवारिक और सामाजिक नियंत्रण में कमी कर देता है और एक अपराधी वातावरण का निर्माण करके अपराधों में वृद्धि करता है, ऐसा देखा गया है। औद्योगिकरण की वजह से क्या हुआ कि गाँव से बहुत सारे व्यक्ति अपने परिवार से दूर होकर यहाँ शहरों में गंदी और घनी बस्तियों में रहने लगे, जिसकी वजह से देखा गया कि उस ईजिली अपराध की तरफ वो लिप्त हो गए। भारत में कुछ औद्योगिक नगरों में पुरुषों की अपेक्षा देखा गया कि स्त्रियां बहुत कम होती हैं, जिस वजह से क्या होता है कि यौन अपराध बढ़ जाते हैं। देखिए, ऐसा देखा गया ना कि गांव से या छोटी जगह से सिर्फ आदमी काम करने चला आता है और अपना फैमिली लेके नहीं आता है, तो इस वजह से क्या होता है कि वो सिर्फ पुरुष आ जाते हैं और औरतों की संख्या कम रह जाती है, जिस वजह से यौन अपराध भी बढ़ जाते हैं। औद्योगिकरण की वजह से ये भी देखा गया कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, बेकारी की भी स्थिति होती है, मतलब लोगों को जो रोज़गार मिल रहा होता है वो परमानेंट नहीं होता है, टेम्परेरी होता है, कॉन्ट्रैक्चुअल होता है, तो बेकार भी कई वक्त तक वो पड़े रहते हैं, जिस वजह से अपराध में वृद्धि होती है, क्योंकि उनके खुद खर्चे तो होते हैं ना, उनकी फैमिली से खर्चे तो होते हैं ना, उसको पूरा करने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो कोई ना कोई अपराध में लिप्त हो जाते हैं। तो औद्योगिक नगरों में अपराध करने के बाद छिप जाना भी कोई कठिन कार्य नहीं होता है, क्योंकि इतना डेंस और इतना बड़ा सिटी होता है, तो अपराधी को ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है। तो खैर, इसमें दूसरा कारण आता है कृषि की स्थिति, कंडीशंस ऑफ एग्रीकल्चर। डॉक्टर हैकरवाल ने कृषि और अपराध के संबंध को क्लियर करते हुए कहा कि अपराध के थर्मामीटर का पारा अच्छी और बुरी फसल के साथ ही गिरता और उठता है। मतलब उनका कहना था कि कृषि की स्थिति अगर अच्छी होगी, मतलब फसल अच्छी होगी, तो अधिक लोगों को रोज़गार मिलता है और आर्थिक स्थिति संतुलित हो जाती है। इसी तरह अपराधों की संभावना भी कम हो जाती है। लेकिन अगर फसलें जब ख़राब हो जाती हैं तो बेकारी फैलती है और इस वजह से संपत्ति के विरुद्ध अपराध की संख्या जो है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट इसमें कारण है व्यापार चक्र, बिजनेस साइकिल। व्यापार चक्र से मतलब है कि व्यापार में होने वाले उतार चढ़ाव के कारण जब इकोनॉमिक क्राइसिस की स्थिति उत्पन्न हो जाए। सदरलैंड ने इस बारे में ये कहा है कि घातक अपराध आर्थिक संकट के काल में बढ़ते हैं और समृद्धि काल में घटे जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए डाका, चोरी, लूटमार जैसे अपराध आर्थिक संकट के काल में सबसे ज़्यादा होते हैं, जबकि धोखाधड़ी, गबन, धन का अवैधानिक संचय जैसे अपराध समृद्धि काल में बढ़ जाते हैं। तो ये व्यापार चक्र भी एक बहुत बड़ा कारण है अपराध के लिए। इसी कैटेगरी में नेक्स्ट कारण है निर्धनता और बेरोजगारी, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। निर्धनता की वजह से व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, ऐसा देखा गया है। व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, निराशावादी हो जाता है, सामाजिक नियंत्रण का उसके लिए कोई महत्व नहीं रहता है और अपने ही सामने अपने परिवारों को जब वो असहाय देखता है तो उसे अपराध करने में कोई गुरेज नहीं होता है। तो बहुत से बेरोज़गार व्यक्ति क्या होता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और उनमें समाज के प्रति जो है वो बदला लेने की भावना हो जाती है कि उनको लगता है कि हम ही गरीब क्यों हैं, अमीरों से उनको नफरत होने लगती है।
तो बहुत से व्यक्ति भीख मांगने की जगह अपराध करना ज़्यादा अच्छा समझते हैं। इस संबंध में ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि निर्धनता और बेरोज़गारी हमेशा इंसान को अपराध की ओर नहीं ले जाती है। कई बार इंसान निर्धनता और बेरोज़गारी में भी जो है मेहनत करके और अपने आप पे संयम रख के उस स्थिति से निकल जाता है। हर कोई अपराधी नहीं बन जाता है, बल्कि इन दिशाओं के साथ तो जब व्यक्ति का मानसिक जीवन भी असंतुलित हो जाता है तभी वो अपराध की तरफ बढ़ता है। तो अब तीसरी कैटेगरी आती है पारिवारिक और सांस्कृतिक कारक। अब इसमें पहला कारण है टूटे हुए परिवार, ब्रोकन होम्स। बहुत सारी स्टडीज़ से ये क्लियर हुआ कि जो टूटे हुए परिवार होते हैं वहाँ पे अपराधी व्यवहार ज़्यादा बढ़ते हैं। ये वो परिवार होते हैं जहाँ पे परिवार का एक सदस्य जो है अपराधी हो या शराबी हो या गलत कामों में लिप्त हो, या परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो गई हो, या डिवोर्स हो गया हो माँ बाप का, या माँ बाप अलग रहते हों, या पिता ही ना हो, या घर में बहुत कलह रहता हो, बहुत लोग एक दूसरे से जलते हैं, बड़ा पक्षपात करा जाता हो, आपस में ये लोग एक दूसरे से नफरत कर रहे होते हैं। तो लोगों में मतलब या घर का कोई सदस्य बेकार है, उसकी सही से आमदनी नहीं है तो उसको ताने दिए जा रहे हैं, या माँ की नौकरी है तो परिवार के लोग निराश हैं, एक दूसरे पे शक करते हैं। तो ये सब टूटे हुए परिवारों की निशानी है। इस तरह के परिवारों में ऐसा देखा गया है कि 25% अपराधी इन्हीं तरह के परिवारों से उपजे होते हैं। ऐसा कि डॉक्टर हैकरवाल ने जब अपनी स्टडी करी तो उसमें उन्होंने देखा कि 60% जो बाल अपराधी हैं वो इसी तरह के टूटे हुए घरों के पर्यावरण से उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट कारण है वैवाहिक स्थिति, मैरिटल स्टेटस। बहुत सारी स्टडीज़ से ये भी निष्कर्ष निकला कि अपराधों की सबसे कम मात्रा मैरिड लोगों में होती है। मतलब जो मैरिड होते हैं वो अपराध की तरफ कम जाते हैं, जबकि पति या पत्नी में से किसी की अगर मृत्यु हो गई है तो व्यक्ति अपराध की तरफ ज़्यादा लिप्त हो सकता है, ऐसी संभावना रहती है। इससे अधिक अपराध अविवाहित स्त्री पुरुष करते हैं, और सबसे अधिक अपराध वो लोग करते हैं जिनका तलाक हो चुका होता है। नेक्स्ट कारण है धर्म, रिलीजन। धर्म में विश्वास न होने से सेल्फ कंट्रोल की कमी होती है और इस तरह से अपराध में वृद्धि होती है। भारत में क्योंकि धार्मिक कट्टरता और सांप्रदायिक भावनाओं के कारण बहुत सारे अपराध होते हैं। धर्म से बहुत सारी रूढ़ियाँ निकलती हैं और जिसकी वजह से बहुत सारी माताओं ने अपने बच्चों तक की बलि दे दी। देवदासियों के रूप में बहुत सारे अनैतिक अपराध भारत में होते रहे, धार्मिक केंद्रों की विशेषता बन गए। तो धर्म भी एक बहुत बड़ा कारण होता है अपराध को जन्म देने का। नेक्स्ट कारण है चलचित्र, यानी कि मूवीज़। देखिए, चलचित्र जो है वो हमारी संस्कृति का ही अंग है, लेकिन आज के टाइम पे हम देखते हैं कि संपत्ति और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध अपराध बढ़ाने में ये बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। फिल्मों में हम देखते हैं रोमांस, बहुत ज़्यादा मॉडर्निटी, अपराध के नए नए तरीके दिखाए जा रहे होते हैं, उनसे कैसे बचा जाए ये भी दिखाया जा रहा होता है उसमें। तो जिससे हमारे समाज में गलत संदेश जा रहा होता है। इससे क्या होता है, समाज में व्यक्ति के विरुद्ध और ख़ासकर अनैतिकता से संबंधित अपराधों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। आपराधिक चित्रों के इम्पैक्ट से क्या होता है कि तस्करी, मंदिरों से मूर्ति चोरी कर लेना, वर्ग संघर्ष वाले क्राइम, सबसे ज़्यादा इनको प्रोत्साहन मिलता है। चलचित्रों में दिखाते हैं, मतलब मूवीज़ में दिखाते हैं विलासिता, बहुत ज़्यादा लेजर, बहुत ज़्यादा ऐशो आराम, बहुत ज़्यादा हाई फाई लाइफ स्टाइल जीने का, ये सब दिखाते हैं। तो लोग उससे भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और इस तरह का लाइफ स्टाइल पाने के लिए वो क्राइम की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं फैक्टर्स बनते हैं इस कैटेगरी में, जो पारिवारिक और सांस्कृतिक कारक है। अब नेक्स्ट कैटेगरी आती है सामाजिक कारक, सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स में पहला कारण है सामाजिक समस्याएं। हमारी सोसाइटी में सामाजिक समस्याओं ने कुछ विशेष प्रकार के अपराधों को जन्म दिया है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे विधवा विवाह पर निषेध होने से यौन अपराधों को प्रोत्साहन मिलता है। दहेज प्रथा और बेमेल विवाह की वजह से बहुत सी स्त्रियां आत्महत्या कर लेती हैं। जाति प्रथा के कारण नीची जाति और ऊंची जाति के बीच में संघर्ष बढ़ जाता है।
सामाजिक कुरीतियों की वजह से बच्चों की बलि दे दी जाती है, लड़कियों को देवदासी बना दिया जाता है, मंदिरों में दान कर दिया जाता है। देखिए, आप ये सोचेंगे कि मंदिरों में दान करना ये तो बड़ी पुरानी बात है। नहीं, अभी अभी कल ही की न्यूज़ है, आज के न्यूज़पेपर में है कि एक व्यक्ति ने अपनी 17 साल की बच्ची को, एक पुजारी को दान दे दिया। उस पुजारी ने और उसके चेले ने उसका रेप करा, तो लड़की ने जब कंप्लेन दर्ज कराई तब ये मालूम हुआ कि उसके फादर ने लड़की को दान दे दिया था। तो कोर्ट ने ये फैसला दिया कि 17 साल की बच्ची को दान देने का किसी भी पिता को कोई अधिकार नहीं। मतलब लड़की प्रॉपर्टी नहीं है जिसको कोई पिता दान दे दे। तो ये जो है गलत है। आज भी इस तरह की प्रथाएं जो हैं हमारे समाज में देखने को मिलती हैं, और ये सब क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं। नेक्स्ट कारण आता है घनी बस्तियाँ। बड़े बड़े शहरों में घनी बस्तियों ने सामाजिक संरचना को बहुत ख़राब करके रखा है। इसकी वजह से अपराधों की संख्या जो है वो बढ़ती चली जा रही है। ये बस्तियाँ अपराधी पर्यावरण का निर्माण करती हैं। यहाँ ज़्यादातर व्यक्ति अपराधी व्यवहार को सीखते हैं और सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ख़तरा उत्पन्न करते हैं। तो ये जो घनी बस्तियाँ हैं न केवल परिवारों को तोड़ती हैं बल्कि मानसिक तनाव में भी इजाफा करती हैं और अपराध को बढ़ावा देती हैं। नेक्स्ट कारण है सामाजिक विघटन, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। जब समाज में सामाजिक मूल्यों के प्रति व्यक्तियों का विश्वास कम हो जाता है तो हर व्यक्ति हर समस्या को अलग अलग दृष्टिकोण से देखने लगता है। संस्थाओं के नियंत्रण की शक्ति भी समाप्त हो जाती है, कम हो जाती है, और एकमत समाप्त हो जाता है। धर्म रूढ़िवादिता हो जाती है और सभी व्यक्ति व्यक्तिगत स्वार्थों को ही बहुत ज़्यादा महत्व देने लगते हैं। मतलब सिर्फ सेल्फिश पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने लगते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपना विकास, अपनी बेहतरी, दूसरे से कोई मतलब नहीं है। तब ऐसी स्थिति बन जाती है जिसमें किसी भी व्यक्ति पर कंट्रोल रखना बहुत कठिन हो जाता है, और ऐसी ही स्थिति में अपराधी व्यवहार में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट कारण है शैक्षिक स्थिति, एजुकेशनल स्टेटस। एक अशिक्षित समाज में शिक्षित समाज की तुलना में अधिक अपराध पाए जाते हैं। मतलब अगर किसी सोसाइटी में लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो वहाँ पर अपराध की संख्या कम देखी गई है, और जहाँ पर लोग इलिटरेट ज़्यादा हैं वहाँ पर अपराध की संख्या ज़्यादा देखी गई है। अशिक्षा से मतलब ये है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया का अधूरा रह जाना, जिसकी वजह से क्या होता है कि व्यक्ति किसी भी स्थिति में अपने को कंट्रोल में नहीं रख पाता है और अपराध कर बैठता है। तो ये सारे कारण थे अलग अलग कैटेगरीज़ में। इसके अलावा भी और भी कई सारे कारण हैं जिनमें आता है कि समाचार पत्र में भी बहुत सारे उल्टे सीधे एडवर्टीज़मेंट्स होते हैं, उल्टी सीधी खबरें होती हैं जो कि भड़काऊ माहौल क्रिएट कर देती हैं। उसकी वजह से भी व्यक्ति अपराध कर बैठता है। या राजनीतिक भ्रष्टाचार भी एक कारण है जिसकी वजह से अपराध की स्थिति पैदा हो जाती है। चरित्र का पतन जब हो जाता है, जब कैरेक्टर जो है क्राइसिस हो जाता है, तब भी अपराध इंसान कर लेता है। और दंड की व्यवस्था भी एक कारण है। मतलब हमारे भारत में दंड मिलने में बहुत समय लग जाता है। कई बार होता है व्यक्ति अपने रुतबे, ओहदे, पैसे की वजह से दंड से बच जाता है, जिसकी वजह से भी अपराध में वृद्धि होती है। तो ये सारे कारण हैं जो अपराध बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि अब आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा और काफ़ी आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। अगर आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो जितने भी लेक्चर्स मैं सोशियोलॉजी के टॉपिक्स पे बना रही हूँ वो सब आपके लिए मस्ट वॉच हैं। सो कीप वॉचिंग। और अगर आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट नहीं भी हैं तो भी समाज के ये जो टॉपिक्स हैं इनको समझना आपके लिए ज़रूरी है, ताकि आप समाज को, समाज की व्यवस्था को अच्छे से समझ सकें। तो इसी तरह से मेरे वीडियोस देखते रहिए, लाइक करते रहिए, और कोई क्वेरी है तो कीप आस्किंग। थैंक यू।